Hello students, good morning. Welcome to our channel Advanced History. I hope my every content is helpful for you for every examiner who takes government exam. तो let us we start राष्ट्रकूट राजवंश बाय एडवांस हिस्ट्री। यानी राष्ट्रकूट राजवंश का पूरा विवरण हम इस वीडियो में करेंगे अपने नोट्स के द्वारा। और अगर कोई इसमें पॉइंट स्किप हो भी जाता है मेरी तरफ से तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रकूट राजवंश, जो 756 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया है। जिस वंश ने भारत पर गंगा यमुना दोआब से लेकर कन्याकुमारी तक जिनकी सत्ता थी, जाति में अचलपुर एलिचपुर में रहते थे, महाराष्ट्र में ये, और वहीं से अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, परंतु फिर भी इनके अंदर एकता थी। अलग अलग जातियों के होने के बावजूद भी इनके अंदर बहुत सी एकता थी, जिस एकता ने 756 से 973 तक भारत पर शासन किया। तो उनकी राजधानी मान्यखेत बनाई थी उन्होंने, और उनके नाम से ही मान्यखेत के राष्ट्रकूट इनके वंश का नाम पड़ता है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहता है। संस्थापक इसके दंती दुर्ग थे। 736 ईस्वी से 756 ईस्वी तक रहे ये। चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ करके इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी थी। कर्नाटक के गुलबर्ग को अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था इन्होंने सबसे पहले, और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा इनके काल में। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल पूर्वी भाग से जुड़ा था, प्रतिहार पश्चिम, और राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र से जुड़ा था। यानी जिसके त्रिदलीय संघर्ष चलता रहा इसके काल में। गंग व्यापार मार्ग पर स्थित है कन्नौज, और 202वीं सदी तक ये चलता रहा। कन्नौज रेशम मार्ग से जुड़ा था, और लाभ मध्य पूर्व से इस्लामिक आक्रमण हुआ इस पर मध्य पूर्व से, और हर्ष की राजधानी भी था कन्नौज। तो ये सब कन्नौज पर ही अपना अधिकार करना चाहते थे, और इसी के एवज में चलते हुए ये राष्ट्रकूट राजवंश आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत और गुजरात में मिले 75 शिलालेखों में से 8 शिलालेखों पर इनके वंश का नाम मिलता है। और राष्ट्रकूट अपने आप को सोलंकी, जो भगवान कृष्ण के सेनापति थे, सात्यकी और यदुवंशी था उसको, और जो महाभारत में नारायण सेना के प्रमुख 7 सेनापतियों में से एक था सात्यकी, उसी के वंश का नाम ये राष्ट्रकूट है। उसी के वंश का नाम है ये राष्ट्रकूट, जो महाभारत में कृष्ण के सेनापति यदुवंशी क्षत्रिय थे, उनमें से ये 860 ईस्वी में उत्कीर्ण 860 ईस्वी में मिले अभिलेख से दंती दुर्ग का जन्म पता लगता है। और हलायुद्ध द्वारा लिखी किताब कवि रहस्य में भी राष्ट्रकूट राजाओं को यदुवंशी लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोघ वर्ष प्रथम ने भी 950 ईस्वी में ताम्रपत्र में अपने आप को यदुवंशी लिखा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 914 ईस्वी में मिले ताम्रपत्र में दंती दुर्ग को यदुवंशी लिखा गया है। 914 में मिले अभिलेख में भी गोविंद तृतीय द्वारा उत्कीर्ण, इसी वंश का शासक था गोविंद तृतीय, तो उसने एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। इस महान राजा के जन्म से राष्ट्रकूट वंश जैसे ही अजय हो गया, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म से यादव वंश हो गया था, ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है गोविंद तृतीय ने अपने अभिलेख में। मुस्लिम यात्री ने कहा है कि यहाँ
के राजा को दुनिया के 4 महान शासकों में से एक बताया है जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। उसमें सबसे नंबर 1 पर है खलीफा महान था, नंबर 2 पर है बाइजेंटिया और 3 पर है चीन सम्राट। तो चलिए अब चलते हैं उनके शासकों की सूची देखते हैं। दंती दुर्ग जो संस्थापक था 736 से 756 ईस्वी तक, कृष्ण प्रथम 756 से 772 ईस्वी तक, गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी तक। नंबर 4 पर है ध्रुवधारा वर्ष 780 से 793 ईस्वी तक। और नंबर 5 पर है गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी तक। और कृष्ण द्वितीय 7 नंबर पर 878 से 915 ईस्वी तक। इंद्र तृतीय 915 से 917 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष द्वितीय 917 से 914 ईस्वी तक, 917 से 918 ईस्वी तक गोविंद चतुर्थ 918 से 934 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष तृतीय 934 से 939 ईस्वी तक। कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी तक। खौडिग अमोघ वर्ष 967 से 972 ईस्वी तक। कर्क द्वितीय 972 से 973 ईस्वी तक। और इसके बाद हम इनका विवरण बिल्कुल ही बारीकी से करेंगे। सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को राष्ट्रकूटों ने जन्म दिया और राजा सर्वोच्च शक्तिशाली था और पद इनका आनुवंशिक था, यानी इनके पुत्र बच्चे ही अपने राज्य में शासन राजा बनते थे। राज्य को राष्ट्रों में, विषयों में और भुक्तियों तथा ग्रामों में बांटा हुआ था इन्होंने। राज्य सबसे बड़ी शक्ति थी और राष्ट्रमंडल कहा जाता था जिसको, और राष्ट्र को विषयों और जिलों में भी बांटा गया था राष्ट्र को। और 4 या 5 जिलों के बराबर होते थे राष्ट्र, जिसमें 4-5 जिले आते थे। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी गांव थी। और विषयों को भी आगे विषयों का प्रधान विषापति कहलाता था। और 2000 ग्रामों का समूह था जो विषय आता था, विषय के अंतर्गत आते थे 2000 गांव। और ग्रामों का समूह था। ग्रामों युक्तियों में 1 से 100 से 500 गांव आते थे युक्ति भुक्तियों में। और उसका प्रधान भोगपति था, भौगिक भी कहते थे। पद अनुवंशिक था भौगिक का। और वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी भुक्ति को। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामकूट, ग्रामपति, गाउंड कहा जाता था। और ग्राम सभा जिसमें ग्राम के प्रत्येक परिवार का सदस्य शामिल होता था। राजस्व कैसा था? आय का साधन भूमि कर था। नियमित कर में आहंग, उपरीक, शुल्क और विकर ये आते थे। उद्रंग था 1/4 भाग। उद्रंग सबसे बड़ा कर था, ये 1/4 भाग था। और मुद्रा प्रणाली विकसित थी इनकी। दुर्गम, स्वर्ण, गद्यांक, कुतुंज, कुसु ऐसी मुद्रा प्रणालियों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। धर्म कैसा था राष्ट्रकूटों का? बादामी के चालुक्यों के सामंत थे ये, जो राष्ट्रकूट वंश था बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में ब्राह्मण जैन धर्म का विकास होता है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण प्रारंभिक शासक अनुयायी थे ब्राह्मणों के, और विष्णु और शिव की उपासना करते थे। राजकीय संरक्षण विकास होता है। राजकीय संरक्षण प्राप्त जैन धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं अपने राज्य में, इसका जैन धर्म का। विष्णु और शिव की आराधना की जाती थी। मुद्राओं पर गरुड़, शिव, विष्णु के आयुधों का प्रयोग किया गया है। अमोघ वर्ष के समय में
जैन धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अमोघ वर्ष के समय में गुरु जिनसेन जैन ने आदि पुराण की रचना की है अमोघ वर्ष के शासनकाल में। युवराज कृष्ण का अध्यापक गुणभद्र जैनाचार्य कंग शासक वैकंठ व उसके पुत्र लोकादित्य जैन के अनुयायी थे। अमोघ वर्ष के पुत्र राष्ट्रकूटों के सेनापति श्री विजय नरसिंह जैन थे, जो राष्ट्रकूटों के सेनापति थे विजय सिंह नरसिंह, वे भी जैन थे। साहित्य उन्नति अग्रहार उच्च संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और इसमें ब्राह्मण शिक्षा देते थे। अग्रहार में एक शिक्षा का केंद्र था ये, और मंदिर भी उच्च शिक्षा थी, मंदिरों में दी जाती थी शिक्षा। मान्यखेत भी एक उच्च शिक्षा का केंद्र था। पैठन भी, नासिक भी करहद शिक्षा के केंद्र थे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है संस्कृत के विद्वान कुमारिल भट्ट, वाचस्पति, लल्ल, कात्यायन, राजशेखर और अंगिरस इसी युग में हुए हैं, राष्ट्रकूट युग में। अन्य विद्वान थे इनसे अलग हलायुध, अश्मक, विद्यानंद, जिनसे प्रभाचंद्र, गुणभद्र और सोमदेव निकलते हैं और कवि रहस्य ग्रंथ की रचना करते हैं। कृष्ण तृतीय का दरबारी कवि अवलक व विद्यानंद ने जैन ग्रंथ आपत विकांश पर अष्टशती व अष्टसहस्त्री टीकाएँ लिखी है। इसी काल में मणिकैनंदिन ने परीक्षा मुख्य शास्त्र की रचना की है, जो न्यायशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग जिनसेन लिखी है, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में। राष्ट्रकूट शासक ने आदि पुराण हरिवंश पार्श्वभूद्य की रचना की है, जिनसेन ने। और महान गणितज्ञ थे वीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है। शाकटायन अमोघ वृत्ति की रचना की है शाकटायन ने। इंद्र तृतीय के शासनकाल में महाकवि त्रिविक्रम ने नल चंपू काव्य की रचना की है, जो अक्सर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नीति वाक्यामृतम राजनीतिक सिद्धांतों का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है 10वीं शताब्दी के महाकवि पन्न ने कन्नड़ भाषा में पुराण और विक्रमार्जुन विजय की पुराणों में प्रथम जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और कन्नड़ कवि पौत्र 950 ईस्वी ने रामायण की कहानी पर आधारित राम कथा और शांति पुराण नामक ग्रंथ लिखे हैं। पौत्र ने रन ने लिखे हैं 993 ईस्वी में गंगा युद्ध अजीत तीर्थंकर पुराण की रचना की है। रन ने गंगवाड़ी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति चामुंडराय ने चामुंडराज पुराण की नामक ग्रंथ की रचना की है। चामुंडराय पुराण गद्य साहित्य है। कला में क्या कुछ किया है इन्होंने, राष्ट्रकूट राजवंशियों ने, तो सबसे महान ऐतिहासिक मंदिर है जो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के काल में बना है। और बड़ौदा अभिलेख में मंदिरों का वर्णन मिलता है, यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है कि जिसमें मंदिरों का विवरण मिलता है कि राष्ट्रकूटों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए थे, तो वो बड़ौदा अभिलेख है, जिसमें दो मंजिला दशावतार मंदिर है। 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है जो दशावतार मंदिर है। 5 मंजिल जैन मंदिर भी बनवाए हैं इन्होंने, जिनमें एक पर है इंद्र महासभा मंदिर, छोटा कैलाश मंदिर, जगन्नाथ सभा मंदिर। और राष्ट्रकूटों के काल में 34 गुफाएं बनाई थी राष्ट्रकूटों ने, जो विश्व प्रसिद्ध इमारत के रूप में आज विश्व धरोहर हैं। 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। 10वीं गुफा में, इसके अंदर ही 10वीं गुफा में
विश्वकर्मा गुफा बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध है, विश्वकर्मा गुफा। और नेक्स्ट आता है 13 से 29 हिंदू धर्म से 15वीं गुफा में विष्णु के नरसिंह रूप को दिखाया गया है। 15वीं गुफा में 13 से 29 गुफा में, और उसमें 15वीं गुफा में विष्णु के नरसिंह रूप को दिखाया गया है। 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं, 30 से 34 तक। इन्होंने मुस्लिम व्यापारियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी थी, यानी मुस्लिम व्यापारी जो आते थे यहाँ उनको धर्म प्रचार की अनुमति राष्ट्रकूट शासकों ने दी थी। दंती दुर्ग, अब शासकों का विवरण आ जाता है, जिसके अंदर हम हर एक शासक का विवरण करेंगे कि उसने अपने राज्य के लिए क्या कुछ किया। तो दंती दुर्ग आता है 736 से 756 ईस्वी। राष्ट्रकूट उत्कर्ष का प्रारंभ किया था इसने। मान्यखेत इसकी राजधानी थी। कोई संतान नहीं थी इसकी, और कलिंग, कांची, कौशल, श्रीशैल, मालवा और लाट और टंक पर विजय राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। 3 पर विजय पाने के बाद उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था इन्होंने। कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था दंती दुर्ग ने, और उपाधियां महाराजा अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं ये। इनको मतलब हराने के बाद जब ये शासन की शुरुआत करते हैं, अपने वंश की शुरुआत करते हैं, तब ये महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं। चालुक्य वंश विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ खड़गलोक की उपाधि दी थी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने दंती दुर्ग को। दक्षिण पथ के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का चालुक्यों का उत्तराधिकारी बन गया था। वातापी चालुक्यों प्राय वे दंती दुर्ग के अधीन आ गए थे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।